दूरदर्शन हिमाचल पर खास कार्यक्रम आज की बात के एक और अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कुलदीप फेरान और हमेशा की तरह एक नए विषय और एक नए विशेषज्ञ के साथ हम आ पहुंचे हैं आज की बात के इस नए अंक को लेकर के। दोस्तों, हमारे जीवन में, हमारे व्यक्तित्व में और हमारे अंतर आत्मा के अंदर कई ऐसे भाव, मनोभाव छुपे रहते हैं जिनका हमें पता तक नहीं होता और जिनके प्रभावों के बारे में हम नहीं जानते हैं। कुछ ऐसा ही विषय हम आज भी लेकर आए हैं जो है हमारे मन के अंदर छिपा क्रोध। जी हाँ, क्रोध और क्रोध प्रबंधन से इसी विषय पर जुड़े आज हमारे साथ हमारे अतिथि हमारे स्टूडियो में पहुंच चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं डॉक्टर अरुण भारद्वाज जी का, जो कि एक प्रेरक वक्ता हैं और भी ना जाने इनकी कितनी ऐसी अचीवमेंट्स हैं जिनके लिए इन्हें आप लोगों के समक्ष लाना बेहद आवश्यक था। तो एक बार डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम इस कार्यक्रम की रूपरेखा और आज के विषय पर हम चर्चा शुरू करें, सबसे पहला सवाल तो मेरे मन में यही है कि आप एक इंजीनियर हैं। आप एनआईटी हमीरपुर से गोल्ड मेडलिस्ट होने के बावजूद आपने कैलिफोर्निया में जाकर के आपने एमबीए किया और उसके बाद हैप्पीनेस टेक्नोलॉजी और भारतीय ज्ञान परंपरा पर आपने पीएचडी किया। तो ये इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आया, कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली डॉक्टर साहब? कुलदीप जी, सबसे पहले तो आपको और डीडी दूरदर्शन शिमला के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आप सबको दीपावली भैया दूज की शुभकामनाएं। देखिए, जीवन में वो क्षण जरूर आता है जब हम ये सोचना शुरू कर देते हैं जीवन क्या है और पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। और जब मैं इस प्रश्न को खंगाल रहा था, मैं ये जानना चाहता था कि ह्यूमन जो एक्शन है, हम लोग जो कर्म करते हैं, उस कर्म की प्रेरणा क्या है, व्हाट इज द इंस्पिरेशन फॉर एनी ह्यूमन एक्शन। और जब मैंने फिलॉसफीज को पढ़ा, डिफरेंट रिलीजन्स को पढ़ा, अंत में बस एक ही उत्तर मिल रहा था कि हम जो भी कर्म करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, जो भी हमारा एक्शन होता है, वो एक बात से प्रेरित होता है कि वो हमें ये होप दे कि हमारा कल आज से बेहतर होगा। एवरी एक्शन इज इंस्पायर्ड बाय विद द होप ऑफ लिविंग अ हैप्पी लाइफ। हम लोग हैप्पीनेस की ओर और दुखों से दूर जाना चाहते हैं। तो मुझे लगा अगर वो जीवन का एंड गोल है, फाइनल गोल है, तो क्यों ना उसी के ऊपर शोध किया जाए। तो इस तरह मैं इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग हैप्पीनेस पे आ गया। बहुत बढ़िया सर। सर, अगर देखा जाए तो जिस तरह से आपने इस विषय को चुना कि इंजीनियरिंग हैप्पीनेस, यानी कि खुशियों की हमारे जीवन में क्या महत्वता है, उसी महत्वता को प्रभावित करता है जो कारक, वो है क्रोध। तो ये क्रोध क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, ये हमारे भीतर छिपा ये भाव कैसे इसने हमारे अंदर प्रवेश किया, कहाँ इसका ओरिजिन हुआ, क्या इसका कारण है और कैसे ये सब कुछ परिवर्तित कर देता है एक व्यक्ति के जीवन में, इस पर बताएं। वंडरफुल। आई थिंक एक तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हम लोग जब भी क्रोध सोचते हैं ना, तो क्रोध के वो शब्द जो है एंगर, उसमें एक नेगेटिविटी जुड़ी हुई है। पर मैं चाहूंगा कि जो दर्शक हैं, हम लोग एक बार इस बात को भी याद रखें कि अगर हम दोनों यहाँ पे ह्यूमन फॉर्म में आके बातचीत कर पा रहे हैं, उसमें क्रोध ने एक रोल प्ले किया है। जो ह्यूमन ब्रेन है ना, वो डिजाइंड है सर्वाइवल के लिए। उसका एक ही डिजाइन है कि हम लोगों को सर्वाइव करने में कैसे हेल्प करना है। और जब हम लोग इवॉल्व कर रहे थे अभी जंगलों में और सवानास में, तो उस समय एक बिहेवियर हमारे ब्रेन के अंदर प्रोग्राम हुआ ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, विच इज कॉल्ड फाइट एंड फ्लाइट बिहेवियर। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे जीवन के ऊपर कभी भी कोई थ्रेट आए, तो एक वो भाव जागृत होना चाहिए जो हमें सुपर पावर ले आए, और वो भाव जो है वो क्रोध था। क्योंकि जब क्रोध कब आता है हमें, क्रोध आता है जब कोई हमें वॉयलेट करने की कोशिश करता है, हमारी जो परिधि है, हमारी जो वैल्यू सिस्टम है, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, कोई हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है। तो वो जो क्रोध था, उसका एक कारण था। क्रोध की वजह से ही हम बच पाए, क्योंकि जब हमने देखा कि हमें कोई थ्रेट कर रहा है, थ्रेटन कर रहा है, तो क्रोध वो भाव था जिसने हमारे अंदर एक विशेष ऊर्जा संचलित की और हम अपनी उन थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज कर सके। तो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी जब हम इवॉल्व कर रहे थे। अब हुआ क्या कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये तो अभी चेंज नहीं हुआ है, ये अभी तक वही है जो मिलियंस ऑफ ईयर तक चलता रहा। लेकिन पिछले अगर आप 5000 साल देखिए, 2000 साल देखिए, उसमें जीवन बहुत परिवर्तित हो गया। अब हम जंगलों में नहीं रहते, अब हमारे ऊपर एनिमल्स अटैक करने वाले नहीं हैं, हम लोग सुरक्षित जगह में रहते हैं। लेकिन फिर भी जो वो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना हमारा, वो अभी तक भी फाइट एंड फ्लाइट वाला ही है। और अगर मैं आपको एक और बात बताऊं, तो पहले जो युद्ध हुआ करते थे ना जी,
वो या तो जैसे एनिमल्स के साथ जंगलों में, फिर जब हम लोगों ने जंगलों से हट्स में और फिर सिविलाइज लाइफ को जीना शुरू किया, तो फिर तलवारों से युद्ध हुआ करते थे। आजकल के जो युद्ध है ना, वो विचारों के युद्ध होते हैं, तलवारों के नहीं होते हैं। तो अगर मैं कुछ कह रहा हूं, आप उस विचार को काटोगे तो मैं थ्रेटन फील करता हूं। तो अनफॉर्चुनेटली वो जो ऊर्जा, इतनी ज्यादा ऊर्जा बनाई गई थी अपने आप को डिफेंड करने के लिए, अब हम उसको साइकोलॉजिकल रीजन के लिए भी इन्वोक कर देते हैं। और इसलिए जो क्रोध था उसका एक कारण था हमारे जीवन में, और उसका बहुत इंपॉर्टेंट कारण था, लेकिन अब हम तब भी यूज करने लग गए जब उसकी यूटिलाइजेशन की जरूरत नहीं। जी डॉक्टर साहब, अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो समाज में, फिर चाहे वो एक सोसाइटी या समाज की जब हम बात करते हैं, एक छोटे से परिवार की बात करते हैं, ऑफिस सिनेरियोज की बात करते हैं, ऑफिस सिनेरियोज के अंदर चलने वाली पॉलिटिक्स की बात करते हैं, कर्मचारियों में आपसी मुठभेड़ होती है, झगड़े होते हैं, झड़प होती है। अगर नॉर्मली सड़कों पर देखा जाए, रोड रैशेस के बहुत सारे मामले आते हैं, लोग लड़ाई झगड़ा धक्का मुक्की करते हैं। तो ये दीज ऑल सिनेरियोज आर डिराइव्ड बाय द एंगर इटसेल्फ। और अगर देखा जाए तो ये किस हद तक ये जा सकता है, क्रोध से जुड़ी ये गतिविधियां, इसका एक्सटेंट क्या है, और वो एक लिमिट लाइन क्या है कि जहां हमें ये पता चल सके कि क्रोध यहां से आगे या इससे ज्यादा क्रोध हमारे लिए नुकसानदायी है। वंडरफुल, अगेन बहुत बढ़िया प्रश्न। देखिए, क्रोध की उत्पत्ति कैसे होती है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमें ये समझ में आ जाएगा कि क्रोध का ये जो प्रोसेस है, देयर इज अ प्रोसेस, और उस प्रोसेस को अगर हम समझ लेंगे ना, तो हमें आसानी हो जाएगी ये समझने में कि क्रोध प्रबंधन कैसे करना है। जी, क्रोध जो है, हमारी सेंसेस हमेशा इंफॉर्मेशन पिक कर रही है, कान सुन रहे हैं, आंखें देख रही है जी। और जैसे ही हमें लगता है कि कोई भी हमारे वैल्यू सिस्टम को खराब कर रहा है, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है, हमारे विचारों को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है, हमारी वैल्यू सिस्टम के अंदर जो हमने बाउंड्री सेट की है उनको वायलेट करने की कोशिश कर रहा है। कई बार जेलसी भी क्रोध को उत्पत्ति उसकी कर सकती है। उससे क्या होता है, इससे पहले कि हमारा कॉन्शियस माइंड सोच पाए, एक सिस्टम लगा हुआ है हमारे दिमाग में जिसको कहते हैं अमिगडाला, लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम जो है वो जैसे देश में रडार सिस्टम होता है ना, कि अगर कहीं पड़ोसी देश से कोई जहाज उड़े तो उसका पता लग जाए, तो जो लिम्बिक सिस्टम है अमिगडाला स्पेशली, वो हमेशा हमारे एनवायरनमेंट की थ्रेट को असेस करता रहता है। जो भी हमारी सेंसेस सिग्नल उठा रही हैं वो देता रहता है कि कहीं थ्रेट तो नहीं है। और कुछ थ्रेट इंटरनल भी होती हैं जो हमारे मन के अंदर ही चल रही हैं। अगर कहीं से भी उसको थ्रेट दिखाई देती है तो वो इमीडिएटली एक्शन में आ जाता है। हमारे जो थिंकिंग ब्रेन है, प्री फ्रंटल कोर्टेक्स, उसको एंगेज होने का समय नहीं देता। यह समझना बहुत जरूरी है। एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा कि क्रोध जो कहते हैं हम, क्रोध का अर्थ यह है कि क्रोध का जैसे ही प्रोसेस शुरू हुआ, हमारा जो थ्रेट परसेप्शन सिस्टम है, जिसका काम था हमें जीवित रखना, हमें कष्टों से बचाना, हमें थ्रेट से बचाना, वो एक्शन में आ जाता है और वो हमारे थिंकिंग ब्रेन को बाईपास कर देता है। और आज के समय में जब हमारे पास कोई हमारे ऊपर जंप नहीं करने वाला, कोई हमारे ऊपर एनिमल नहीं कूदने वाला, उस इमीडिएट एक्शन की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें यह याद रखना होगा कि जैसे ही हमें अपनी सांसों में तेजी सुनाई दे, हमारे दिल की धड़कन बढ़ती सुनाई दे, हमें यह पता लग जाना चाहिए कि हमारा जो एंगर वाला सिस्टम है ना, वो एक्टिवेट हो गया, थ्रेट परसेप्शन वाला सिस्टम। आपने देखा होगा जब कोई गुस्सा होता है तो क्या होता है, एक्चुअल में वो जो लिम्बिक सिस्टम है हमारी बॉडी में सुपरचार्ज एनर्जी भर देता है। दो केमिकल, उनको केमिकल कहना, हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एक कोर्टिजोल होता है और एक को एड्रेनलिन, हम सब ने एड्रेनलिन का नाम सुना ही है। तो वो दो काम करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि तब आपको समझ में आएगा कि क्रोध का हनन करना क्यों जरूरी है, क्यों हमें क्रोध से बचना चाहिए। तो एक जो हार्मोन है कोर्टिजोल, वो क्या करता है, हमारे इमीडिएटली ग्लूकोज को रिलीज कराता है बॉडी से, ताकि हम इमीडिएटली एक्शन में आ सके। और दूसरा, जो भी हमारी बॉडी के अननेसेसरी प्रोसेसेस हैं जिनका इमरजेंसी सिचुएशन में जरूरत नहीं है, जैसे कि डाइजेशन, इम्यूनिटी, वो उन सिस्टम्स को भी शट डाउन कर देता है। और जो दूसरा हार्मोन है जिसको कहते हैं एड्रेनलिन, वो क्या करता है, हार्ट बीट बढ़ा देता है, खून का दौरा बढ़ा देता है, और खून को जो है हमारी जो एक्सट्रीमिटीज हैं, हमारे जो अंग है जिनमें भागने लड़ने की शक्ति होती है, उन अंगों में खून का दौरा बढ़ा देता है। इसीलिए जब कोई गुस्सा होता है तो आप देखते हैं मुंह लाल हो जाता है, मसल्स जो है तन जाती हैं। अगर क्रोध आए और चला जाए तो कोई हार्म नहीं है, लेकिन वो जो क्रोध का भाव हम मन में रखते हैं, क्योंकि अब विचारों के प्रति क्रोध आ रहा है, तो ये जो सिस्टम का आप सुपर चार्जिंग देख रहे हो, थोड़े टाइम के लिए तो बहुत अच्छा है, हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है। लेकिन जब ये स्थिति स्ट्रेस की काफी देर तक रहती है तो उससे क्या होता है, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है,
आप में सोचने की जो शक्ति, क्योंकि वो बाईपास हो गया सोचने का सिस्टम, तो आप ऐसी बातें बोल देते हैं क्रोध में जिसके लिए बाद में आपको पछताना पड़ता है। तो ये बहुत जानना जरूरी था कि क्रोध जो है वो आपके थिंकिंग सिस्टम को बाईपास कर रहा है। जिस सिस्टम की वजह से हम ह्यूमन हैं, विच इज आवर थिंकिंग, क्रोध वो आवेश है जो उसको बाईपास कर देता है। जी, एक छोटे से टर्म के लिए, छोटे से समय के लिए अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को गुस्सा आ गया और गुस्से में उसने चाहे वर्बली कह लीजिए या फिजिकली कह दीजिए, उसने कुछ भी वायलेंट एक्टिविटी की, हिंसात्मक गतिविधि में रहा और उसका परिणाम थोड़ी देर में हो सकता है उसके सामने नकारात्मक या उसके इच्छानुसार सकारात्मक आ सकता है। लेकिन अगर हम लंबे दौर की बात करें, यदि कोई व्यक्ति लगातार गुस्से की अवस्था में ही अपनी रोजमर्रा चलाता रहे, उसी जीवन शैली में जीता रहे, तो क्या उसके जीवन पर और उसके आसपास के लोगों के जीवन पर उसका क्या असर पड़ सकता है? मैंने एक ना बहुत अच्छी कपलेट सुनी थी, 2 लाइनें सुनी थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि सब दर्शक इसको थोड़ा सा मनन करें, क्योंकि इन लाइनों को सुनने के बाद मुझे लगा कि भाई ध्यान रखना चाहिए अपने गुस्से की प्रवृत्ति के ऊपर। तो कहते हैं कि गुस्सा जहर पीने के समान है, जो पीते तो आप हो लेकिन आप चाहते ये हो कि आपका विपक्षी जो है उसकी मृत्यु हो जाए। मतलब कोयले को आप हाथ में पकड़ के बैठे हो, आपके हाथ जल रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि मैं किसी और के ऊपर फेंकूंगा। मैंने आपको बताया कि किस तरह गुस्से की वजह से हमारी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, हमारी सोचने की शक्ति चली जाती है, जिससे हम फिर उसके बाद कुछ भी बोल दें पता ही नहीं चलता जी। तो जो गुस्सा है 100% जिसको गुस्सा आता है उसको तो अफेक्ट करता ही करता है नेगेटिवली। तो अगर कोई व्यक्ति रोज गुस्से की प्रैक्टिस करता है, वो गुस्से में बहुत अच्छा हो जाएगा, वो गुस्से का एक्सपर्ट हो जाएगा। जिस अवस्था में, जिस स्थिति में कभी किसी को गुस्सा नहीं आ रहा, उसको गुस्सा आने लग जाएगा। लेकिन उसको ये याद रखना चाहिए वो उस जहर को पी रहा है जिससे उसको तो डेफिनेटली हानि हो रही है। अब वो गुस्सा अभिव्यक्त करेगा मेरे आप जैसे हंसमुख आदमी के ऊपर, तो हमें तो कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो गुस्से वाले को नुकसान हो जाएगा। और इसका फिर एंटीडोट क्या है जी, वो भी बड़ा अच्छा। तो कहते हैं एंगर इज लाइक ड्रिंकिंग पॉइजन एंड होपिंग द अदर पर्सन विल डाई, एंड फॉरगिवनेस, क्षमा भाव, उस दवा की तरह है जो आप देते तो दूसरे को हो लेकिन फायदा आपको पहुंचता है। यानी कि क्षमा भाव ही उसका एक एंटीडोट है। सर, अगर देखा जाए, अब तक हमने इसके ओरिजिन और इसके नुकसान की हमने बात कर दी, क्या सुनने में अजीब लगेगा लेकिन क्या क्रोध में कोई सकारात्मकता भी छिपी है? क्या ये आज के संदर्भ में भी उतना ही आवश्यक है? एब्सोल्युटली, आई थिंक अनदर ग्रेट क्वेश्चन, बिकॉज जो आप हमको देखना है कि ऊर्जा है इसमें छिपी हुई, इमोशनल एनर्जी है क्रोध में, और वो बहुत तीव्र है। आपने देखा होगा कि क्रोध से लोग कितनी डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अब ये वही बात हो गई कि माचिस की तीली है, माचिस की तीली से घर में खाना भी पक सकता है और एक गांव को जलाया भी जा सकता है अगर उसका सही इस्तेमाल किया जाए। मैं आपको एक बहुत सुंदर एग्जांपल देता हूं जिससे दर्शकों को पता लग जाएगा कि हम क्या कह रहे हैं, कि गुस्से को भी पॉजिटिव यूज किया जा सकता है। आपको याद होगा, हम सब ने बचपन में पढ़ा है कि महात्मा गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया था, जबकि उनके पास में, साउथ अफ्रीका की बात है, उनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट था, लेकिन क्योंकि वो भारत से थे, स्किन का कलर मैच नहीं करता था, तो उनको फर्स्ट क्लास से फेंक दिया गया। अब सोचिए, अगर हमको किसी को ट्रेन से कोई निकाल दे तो हमको गुस्सा आएगा, हम पत्थर उठाएंगे, प्रॉब्ली शीशा तोड़ेंगे या कुछ शोर शराबा मचाएंगे। लेकिन गांधी जी ने उस इतने बड़े इवेंट को अपने मन में अवतरित कर लिया और उस एंगर को अपनी मोटिवेशनल फोर्स बना दिया। देखिए, उन्होंने उस मोटिवेशनल फोर्स को नॉन वायलेंस में यूटिलाइज करके देखिए कितना बड़ा आंदोलन चलाया और देश को स्वतंत्र करने के लिए कितना कंट्रीब्यूशन किया। तो एक एंगर, उस टाइम वो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकते थे, लेकिन उसी एंगर की जो नकारात्मक ऊर्जा थी उसको उन्होंने निकाल दिया और उसको अपनी सकारात्मक प्रेरणा बना लिया। तो एंगर जो है ना, ये एक इंफॉर्मेशन है, ये आपको बता रहा है कि कहीं तो कुछ ठीक नहीं है। एंगर तभी आता है जब हम सही रास्ते पे नहीं चल रहे या कोई और सही रास्ते से हमें डगमगाने की कोशिश कर रहा है, हमें वायलेट कोशिश। तो जो इंपॉर्टेंस है वो इस बात की है कि हम एंगर को समझें, हम ये जाने कि एंगर का प्रोसेस क्या है और उस प्रोसेस को इंटरसेप्ट करें और एंगर को क्षमा भाव से, और इस भाव से कि एंगर मेरे लिए अच्छा नहीं है। ह्यूमन बीइंग तभी ट्रांसफॉर्म होते हैं जब उनको ये समझ में आ जाए व्हाट इज इन इट फॉर मी। जी सर, आपके हिसाब से एंगर मैनेजमेंट के स्टेप्स एक बार हमारे दर्शकों को आप जरूर बताएं। डेफिनेटली, आइए एक एक्रोनिम जिसको
जो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होती है, सीबीटी उसको कहते हैं, उसमें ये यूज किए जाते हैं। तो लेट्स डू ABCDE ऑफ एंगर मैनेजमेंट। ए होता है एक्टिवेटिंग इवेंट। आप सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि आपको एंगर हो क्यों रहा है, आप किस वजह से गुस्सा हो रहे हो। क्या आपकी लाइफ में फ्रस्ट्रेशंस हैं, क्या आपकी कुछ चाहते हैं, डिजायर्स हैं जो पूरी नहीं हो पा रही हैं, और वो एंगर का बहुत बड़ा कारण है। डिजायर का फुलफिल ना होना हमें हमेशा गुस्सा दिलाता है। एक्सपेक्टेशंस का बहुत ज्यादा होना और वो मैच ना कर पाना हमें गुस्सा दिलाता है। तो सबसे पहले तो हमें यह जानना जरूरी है, अगर आप गुस्से में रहते हो, अगर आप या कोई और गुस्से में रहता है, उसका रूट कॉज क्या है, गुस्सा क्यों। क्या आप फील करते हो आपको कोई नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है? तो ए इज एक्टिवेटिंग इवेंट, कि क्या इवेंट हो रही है जिससे आपको गुस्सा। बी इज फॉर बिलीफ सिस्टम। देखिए, कोई इवेंट होती है ना, जब तक हम उसको अपनी स्टोरी में मिक्स नहीं करते, अपने बिलीफ में मिक्स नहीं करते, तब तक उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। मैं आपको उसका बहुत सुंदर एक उदाहरण भी दिखाऊंगा, बताऊंगा। तो बी इज बिलीफ। आपको देखना है कि ये आपका बिलीफ इस एक्टिवेटिंग इवेंट के प्रति क्या है, जिसकी वजह से आपको सी कॉन्सिक्वेंस दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप घर में बैठे थे आराम से, रात को 8 बजे का समय हो गया, पड़ोस में किसी ने जोर जोर से दीवार तोड़नी शुरू कर दी। पता चला 7 वाले घर को किसी ने गिराना शुरू कर दिया। आपके मन में विचार आया, मैं टैक्स पेयर हूं, टैक्स देता हूं, इतनी रात को ये कौन है जो इतने स्टूपिड काम कर रहा है, ये तो लॉ के अकॉर्डिंगली भी नहीं है, 9 बजे के बाद तो कोई तोड़फोड़ होनी नहीं चाहिए। आपको बहुत गुस्सा आ गया। एक्टिवेटिंग इवेंट क्या है? आपको लगा कोई आपके पड़ोस में आपकी जो पर्सनल स्पेस है, पर्सनल टाइम है, आपकी जो प्राइवेसी है, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है। तो आप बड़े क्या होगा, गुस्सा आ जाए। आप गुस्से में बाहर निकले, आपने उस कॉन्ट्रैक्टर को गले से पकड़ लिया, क्या कर रहे हो तुम। अब कॉन्ट्रैक्टर ने देखा आप गुस्से में हैं, तो उसने कहा, सर सॉरी, आपको सरप्राइज देना चाहते थे, आपकी एक आंटी हैं, उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो वो अपनी जाने से पहले, दुनिया छोड़ने से पहले, ये घर आपके लिए बना के आपको गिफ्ट देना चाहती थी, तो इसलिए हम जल्दबाजी में काम कर रहे थे। अब सडनली जो नॉइज था, जिसकी वजह से आप खुंदक खाए हुए थे, गुस्से में थे, अब आप कह रहे हो नहीं नहीं पूरी रात काम करो यार, कोई बात नहीं, तुम इस दीवार को तोड़ो, जल्दी से काम करो, खत्म करो। क्यों? अब आपका बिलीफ चेंज हो गया, और उसकी वजह से कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? वही शोर जो आपको पहले एंगर दे रहा था, अब आपको वो म्यूजिक लगने लग गया। अब मजेदार बात यह हुई कि थोड़े दिनों के बाद में वो कॉन्ट्रैक्टर आके पैर पड़ गया और बोला, सॉरी, आपका नाम क्या है? शर्मा जी हैं। सर, वो तो वर्मा जी का घर था, हम गलती से हमने आपको बता दिया। और फिर से वो शोर आपको गुस्सा दिलाने लगा। अब आपने जो एडजस्ट किया अपने बिलीफ सिस्टम को, अगर आप सोचें ये मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, आप ये भी सोच सकते हो, यार शायद इसकी ना कम्युनिकेशन स्किल अच्छे नहीं है, मैं इससे पूछ लेता हूं, अरे भाई क्या तुम मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो? जैसी बिलीफ से, नहीं 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 नहीं, मेरे को तो ना बात करना नहीं आता जी, अंग्रेजी में मैं तो लोगों से बात ज्यादा कर नहीं पाता, मैं तो आपको लगेगा अरे मैं तो ऐसे ही गुस्सा हो रहा था, है ना। तो ये हो गया हमारा सी, कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। और डी क्या होता है? हमने अभी क्या किया, हमने डिस्प्यूट किया अपने बिलीफ सिस्टम को, कि मैं ये मान रहा हूं कि मेरा जो सहकर्मी है वो मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो उनसे पूछ लीजिए ना। और देखिए, गुस्से की अभिव्यक्ति क्या होती है, हमने स्टाइल बना लिया। गुस्से का मतलब है तोड़फोड़ करना, जोर जोर से चिल्लाना। मैं आपको ये भी तो कह सकता हूं, कुलदीप जी जो आप कह रहे हो ना, अच्छा नहीं कर रहे हो आप। देखिए, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है जी, प्लीज ऐसा मत करिए, क्योंकि मैं नाराज हो जाऊंगा, मेरा आपसे बात करने का मन नहीं रहेगा। देखिए, अभिव्यक्ति हो गई। अब मैंने गुस्से को क्या किया, कंस्ट्रक्टिवली कम्युनिकेट कर दिया। आई थिंक यही कमी है, और उसका कारण है हमारी जिंदगी की फ्रस्ट्रेशंस। क्योंकि जरूरी नहीं है कि मैं आपके ऊपर गुस्सा हूं। अब मैं जहां से आया हूं, अब घर से चला, बीवी ने मेरे साथ लड़ाई कर दी, खाने की जगह जला हुआ परोठा मुझे दे दिया, और वो जले हुए परोठे से मुझे नाराजगी कि मैं घर में देखो कमा के लेकर आता हूं और मुझे जला हुआ पराठा मिल रहा है और मैं लड़के आया हूं यहां पर। जी बिल्कुल। अब आप जो मुझसे पूछोगे, आप देखोगे ये जवाब तो उल्टे पुल्टे दे रहे हैं भाई, मैंने ऐसा क्या किया? क्योंकि आपको तो नहीं पता कि मुझे जला हुआ पराठा मिला है। बिल्कुल। तो कहते हैं कि ना जाने कितनी बार ऐसा होता है कि मनुष्य किसी की भावनाओं, किसी के भविष्य के साथ खेलता है, और कोई और ही आदमी उस जले हुए पराठे की कड़वाहट को झेलता है। वाह, क्या बात है सर। सो वी हैव डन द A B C D एंड इज देयर E? यस, E इज इफेक्ट। ओके सर। अब जब आपने उस बात को डिस्प्यूट किया जी, डिस्प्यूट करने के बाद अब आप देखेंगे कि उसका इफेक्ट क्या हुआ। जिस कार्य में मैं आपके साथ लड़ सकता था, मैंने कहा कुलदीप जी मुझे ये अच्छा नहीं लगा,
और आप नहीं नहीं सर, ऐसा तो मैं ऐसा हुआ, मैं घर में ना थोड़े से परेशानी में चल रहा हूं सर, आज मेरे मुंह से अगर कुछ निकल जाए ना तो आप बुरा मत मानना। जी। सडनली देखिए, मैंने उस अजम्पशन को नहीं लिया, मैंने उस बिलीफ को थोड़ा चेंज किया, डिस्प्यूट किया, तो उससे जो इफेक्ट हुआ वो क्या हुआ, पॉजिटिव हो गया। अब मुझे ये समझ में आ गया कि नाराजगी को, एंगर को प्रदर्शित करने का एक और तरीका भी हो सकता है। और मैं ये भी चाहूंगा लोग ये ना समझें कि एंगर को एक्सप्रेस करना बुरा है। कई बार हम आजकल एंगर को दबा के रखते हैं क्योंकि हम उसकी अभिव्यक्ति नहीं कर पाते, क्योंकि हमें कोई सिखाता नहीं है एंगर की सही अभिव्यक्ति कैसे करनी है। हमें लगता है अगर मैं कहूंगा मैं एंग्री हूं तो लोग मुझे नेगेटिवली देखेंगे, और फिर हम अपने आप को प्रेशर कुकर बना लेते हैं। तो प्रेशर कुकर में प्रेशर बनता रहता है और जो आगे थोड़ा सा सीटी को छेड़ देता है उसके ऊपर जो है सीटी ब्लास्ट हो जाती है। तो हमें ये मान लेना चाहिए कि एंगर, क्रोध जो है वो एक इमोशन है, एक भाव है जिसको सकारात्मक रूप में भी यूटिलाइज किया जा सकता है। और बच्चों को भी ये सिखाना चाहिए कि बेटा अगर मन में ऐसा कोई भाव आए, उसको एक्सप्रेस करने का तरीका है उस ढंग से एक्सप्रेस करो ताकि वो दबा के ना बैठ जाए एंगर को। और अगर हम अपने एंगर की अभिव्यक्ति ना कर पाए, जैसे कि अक्सर ऑफिस में होता है, ना तो मैं भाग सकता हूं उस स्थिति से, ना मैं लड़ सकता हूं अपने बॉस से, क्योंकि जो आपने क्रोध की वर्क प्लेस में बात की ना, वो हमेशा जो स्ट्रेस होता है अपवर्ड रहता है, किसी को डाउनवर्ड स्ट्रेस नहीं रहता। डाउनवर्ड तो स्ट्रेस दिया जाता है अक्सर। उसका कारण यह है कि जो टॉप पे होते हैं वो तो अभिव्यक्ति कर देते हैं अपने गुस्से की, लेकिन नीचे वाले लोग ऊपर की तरह गुस्से की अभिव्यक्ति नहीं कर पाएंगे। तो जब आप गुस्से की अभिव्यक्ति ना कर पाओ तो वो आप सारा अपने मन में इकट्ठा कर रखते हो और धीरे धीरे वो डिप्रेशन में बदल जाता है। इसलिए जरूरत यह है कि क्रोध का जो उसका आर्किटेक्चर है, क्रोध क्यों आता है, कैसे आता है, उसको कैसे रोका जाता है, उसको हम समझें। और मैं अंत में ये एक और लास्ट चीज बताना चाहता हूं इसमें। अब आपका इसको हैंडल कैसे करें, क्रोध हो गया ये तो ठीक है। देखिए, रिमोट कंट्रोल का ध्यान में रखिएगा कि रिमोट कंट्रोल में एक पॉज का बटन होता है। जी बिल्कुल। और एक बहुत सुंदर इंग्लिश की एक कोट है, बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स देयर इज अ स्पेस। अगर आपके साथ कुछ होता है, कहते हैं कि 90% 10% है कि कोई आपके साथ कुछ कर रहा है। मैं कहता हूं आप मुझे गुस्सा मत करो, अरे गुस्सा कोई करता नहीं है, गुस्सा तो मेरे अंदर है। अगर ऑरेंज को निचोड़ोगे तो उसमें से जूस ही निकलेगा, ऑरेंज जूस ही निकलेगा, उसमें से एप्पल जूस नहीं निकलेगा, उसमें से सिरका नहीं निकलेगा। क्यों? उसके अंदर जो होगा जब उसको निचोड़ा जाएगा वही निकलेगा। तो अगर मेरे अंदर गुस्सा है तभी वो निकलेगा ना। अगर मुझे गुस्सा मैनेज करना आता है, उसकी अभिव्यक्ति अच्छे से आती है, तो मैं गुस्सा क्रिएटिव रूप से करूंगा, सकारात्मक रूप से करूंगा। तो रिमोट कंट्रोल का एग्जांपल लीजिए। जब भी आपको लगे कि आपकी सांसें तेज होती जा रही है, जब भी आपको लगे कि आपकी जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ रहा है, आपकी स्वेटिंग होनी शुरू हो गई है, आपके अंदर अब ये भाव आना शुरू हो गया कि मैं इसको रोक दूं, तोड़ दूं, फोड़ दूं, तो एक पॉज बटन होता है रिमोट कंट्रोल पे, पॉज कीजिएगा। 6 सेकंड का वक्त लगता है। आपके जो एमिगडिला है, इमोशनल सेंटर जिसका काम है आपको बचाना, उससे कंट्रोल देना प्री फ्रंटल कोर्टेक्स को, जहां पे आपकी सोचने की शक्ति वापस आ जाती है। जी सर, मैंने जितना मैं आपके प्रोफाइल को पढ़ सका, तो आपने इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री में काम किया है, आपने साउथ कोरिया में सैमसंग के साथ काम किया है, आपने डेल के साथ काम किया है, बड़ी बड़ी इन कंपनीज के साथ आपने काम किया है। इसके अलावा भी अगर हम आपके योगदान की बात करें तो समाज में आपने एक प्रेरक वक्ता के रूप में जिस तरह से अपनी भूमिका को एस्टेब्लिश किया है वो वाकई काबिल तारीफ है। और आपकी बातों से भी ये स्पष्ट है कि किस तरह से आप लोगों के जीवन में परिवर्तन लाते हैं। इस सब के बीच में मैं आपसे बस एक ही सवाल पूछना चाहूँगा जो आज के विषय पर भी सार्थकता है। सर, क्या आपको गुस्सा आता है? अब आपने मुझे पकड़ लिया। देखिए, अभी मैं इतना संतत्व को प्राप्त नहीं हुआ कि मैंने गुस्सा बिल्कुल छोड़ दिया, लेकिन हाँ, मुझे कम गुस्सा आता है। आई नो हाउ टू मैनेज। तो जब भी गुस्सा लगने लगता है तो आपको पता ही है मैजिक क्या है, लंबी सांसें लीजिए, आपको 6 सेकंड बिताने हैं। ये ह्यूमन माइंड की खासियत है, इसको कहते हैं मेटाकॉग्निशन। ह्यूमन माइंड ही एक ऐसा माइंड है जो ये देख सकता है कि मैं क्या सोच रहा हूं, और जैसे ही आपको पता चले कि मुझे गुस्सा आने लग गया तो आप उसको मैनेज कर सकते हो। देखिए, मैं आपको अंतिम सूत्र देना चाहता हूं, गुस्से को कंट्रोल कैसे करें। पहले अगर मुझे एक बात के ऊपर दिन में 10 बार गुस्सा आता था, अगर मैं फॉलो करता हूं इस मेथोडोलॉजी को, अब मैं 10 बार नहीं, मुझे सिर्फ 2 बार गुस्सा आता है। अगर गुस्सा आता भी है तो उतनी जोर से नहीं आता, मैं उसकी अभिव्यक्ति जो है प्यार से कर सकता हूं कि देखिए ऐसा मत कीजिए, मुझे गुस्सा आ रहा है। तीसरा, अगर गुस्सा आता था तो मैं पूरे दिन किसी के साथ बिना बात किए, 2 दिन बिना बात किए रह सकता था। अब मैं उतनी देर तक गुस्से को नहीं रखता, मैं कहता हूं यार क्या तुम्हारे कहने का मतलब यह था, क्योंकि उससे मुझे नाराजगी है। और चौथी बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
अब मैं गुस्सों के कारणों को खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं, जी। क्योंकि अगर आप ड्यूरेशन को कम कर दोगे, फ्रीक्वेंसी को कम कर दोगे, उसकी पावर स्ट्रेंथ को कम कर दोगे, और फिर कॉज के ऊपर काम करना कि मुझे गुस्सा आ क्यों रहा है। अगर मैं अपने अंदर स्टेबल हूं ना, तो मुझे गुस्सा आएगा ही नहीं। मैं बस आपको एक लास्ट चीज यही बोलना चाहता हूं, जो भी करें, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के जमाने में हम लोग देखा देखी में अपनी आशाओं, अपेक्षाओं, आकांक्षाओं को इतना बढ़ा रहे हैं, और वो जब पूरी नहीं होती हैं, उससे गुस्सा, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सब बंडल में साथ में आते हैं। मैं whatever you do, and this is especially to the youth of Himachal, I have this request. Whatever you do, please don't do it to impress your friends, social media friends, your family, not even God's. जो भी करो अपनी अंतर आत्मा की शांति, संतुष्टि और खुशी के लिए करो। Whatever you do, just do it for your inner peace and inner bliss. अगर आप ये फॉलो करेंगे ना, तो गुस्सा जड़ से मुक्त हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद इस विषय पर हमारे दर्शकों तक इस जानकारी को पहुंचाने के लिए, हमारे साथ ये ज्ञान को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्टूडियो में आए, फिलहाल समय का अभाव है, और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही आपसे फिर इसी कार्यक्रम में किसी और विषय पर भी मुलाकात हो और चर्चा हो। इसी तरह से चर्चाओं का ये दौर जारी रहे। डॉक्टर अरविंद भारद्वाज जी, आप हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और सब दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। तो दर्शकों, आज की बात के इस अंक में फिलहाल इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।